Hello, good morning, dear students. So now onwards, we will start with the new course, 11th class course, especially set theory. ठीक है। मैंने जो अभी लास्ट दो कोर्सेज बनाए थे मॉडुलस फंक्शंस के, मॉडुलस कॉन्सेप्ट और एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो बड़े बड़े फंडामेंटल कोर्सेज थे जिसमें मैंने वो सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था जो नॉर्मली आईआईटी जेईई के प्रिपरेशन के लिए स्कूल करिकुलम में इंक्लूड नहीं होते हैं या उतने डीपली वो डिस्कस नहीं करते हैं। तो इसीलिए बहुत स्टार्टिंग में हम वो सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिए और काफ़ी डेप्थ लेवल तक के मैंने लेके गया था कि ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, फिर ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, फिर उसका नेचर कैसा होता है, फिर कौन कौन सी वेरियस प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने देख लिया होगा। ठीक है, अभी तक क्या आप मेरे से ट्यूनिंग बना लिए होंगे, मेरी जो टीचिंग मेथडोलॉजी है वो आपने एक्सेप्ट कर लिया होगा। आई होप दैट बहुत जल्दी मैं आपके पास में आने वाला हूँ। और अब हम स्टार्ट करते हैं 11th का कोर्स, सेट थ्योरी। तो सबसे पहली बात तो आपको जो जो जिस हिसाब से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसको मैं बता देता हूँ कि आपका बोर्ड के करिकुलम से होते हुए हम मेंस लेवल और एडवांस लेवल के करिकुलम में जंप करेंगे। मतलब जब आप इस कोर्स में जाएंगे सेट थ्योरी के, तो आपको डेफिनेटली बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हुए कुछ मेंस लेवल के और एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी डिस्कस किया जाएगा। मेंस लेवल और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, इसका ये मतलब हुआ कि जो सेट थ्योरी हम पढ़ेंगे तो उसमें दूसरे भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि आईआईटी जेईई के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो नॉर्मली मिक्स लेवल पे पूछे जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं हमेशा कि आईआईटी जेईई के प्रिपरेशन के लिए स्ट्रक्चर कोर्स चाहिए, एक प्लानिंग चाहिए। तो वो स्ट्रक्चर और प्लानिंग है क्या चीज़? तो जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं बोर्ड लेवल का, तो वो सिंपली बोर्ड लेवल तक ही हम उसको कन्फाइंड नहीं रखते, उसको आगे लेवल पे लेके जाते हैं और उसमें हम दूसरे कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व करते हैं। तो वो दूसरे कॉन्सेप्ट जब पहली बार आएंगे तो वो मेरा ड्यूटी है कि आपको वो प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँ, और फिर धीरे धीरे क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपके पास में ऐड होते जाएंगे और फिर आप वैसे वैसे 2 साल में प्रिपेयर होते जाएंगे। जो 2 साल के बाद में आप आईआईटी जेईई के एग्जाम्स को देने वाले हैं इसके लिए। तो ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है साहब, अब सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं हम सेट थ्योरी से। तो सेट थ्योरी कहाँ का इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको रिलेशन समझना है, फंक्शन समझना है, प्रोबेबिलिटी समझना है, तो रिलेशन, फंक्शन और प्रोबेबिलिटी में ये बहुत वाइडली यूज होती है। और इसका वेन डायग्राम जो कॉन्सेप्ट है सेट थ्योरी में, वो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट वेन डायग्राम की सहायता से मैं आगे में जो एक चैप्टर होगा लॉजिक, जिसके ऊपर मेंस लेवल पे एक क्वेश्चन आता है लॉजिक, उसका क्वेश्चन आप वेन डायग्रामेटिकली बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सेट थ्योरी का ऐसा यूज है। इनफैक्ट सेट थ्योरी इज कंसिडर एज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है और आप बिगिनिंग से सेट थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं। रिमेंबर, आप जब फर्स्ट टाइम स्कूल में गए थे तो आपने स्टार्ट किया था 1 2 3 4 5 6 से। वो क्या है? नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। फिर आगे आपने होल नंबर उसमें ऐड किया, जीरो ऐड किया, फिर रैशनल पढ़ा, इरेशनल पढ़ा, और फिर वहाँ से रियल नंबर। तो 10th तक के आपने जितने भी मैथमेटिक्स पढ़ी है ना, वो रियल नंबर सिस्टम में पढ़ी है। अब 11th और 12th में रियल नंबर सिस्टम को भी हम मॉडिफाइड करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में जम करेंगे। ठीक है, वो सबसे बड़ा सिस्टम होता है। जो जो ड्रॉबैक्स है ना रियल नंबर सिस्टम के, उसको अभी ड्रॉबैक्स क्या है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स वी कैन नॉट फाइंड आउट। हमने मॉडुलस कॉन्सेप्ट में देखा था, वी कैन नॉट फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ओके, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -4 ये निकाला नहीं जा सकता रियल नंबर सिस्टम में। तो ये ड्रॉबैक्स है रियल नंबर सिस्टम का, उसको हटाते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में। ठीक है, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए। तो एक तो ये बात हो गई कि सेट्स जो है वो लैंग्वेज के तौर पे देखी जाती है मैथमेटिक्स के। ठीक है, जब भी हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स तो उसमें सेट्स आता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़, फिर दूसरा मैंने ये बताया कि इन तक सब टॉपिक्स को बड़े इंपॉर्टेंट है। पूरा कैलकुलस अगर आपको अंडरस्टैंड करना है 12th क्लास में, तो फंक्शंस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फंक्शंस को अंडरस्टैंड करना है तो रिलेशन, फंक्शन, ये सेट थ्योरी के बेस पे अंडरस्टैंड की जाती है। प्रोबेबिलिटी बहुत हार्ड लगती है स्टूडेंट्स को, लेकिन प्रोबेबिलिटी कैन बी इजीली अंडरस्टैंड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेट थ्योरी, राइट। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। ठीक है सर, अब आते हैं हम व्हाट इज सेट। ये सेट है क्या?
सबसे पहला पॉइंट। तो सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है। अब कलेक्शन में भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन के बारे में आपने सुना होगा, कलेक्शन नॉर्मल डेली लाइफ में आपने सुना होगा। बहुत सारे लोग क्रिकेट के फैंस होते हैं तो आपने देखा होगा कि हम 18 टीम मेंबर्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, 18 मेंबर्स को कलेक्ट करते हैं और एक टीम बनाते हैं और उसको फिर हम जैसे ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे या इंग्लैंड के दौरे पे भेजते हैं। तो वो जो जो स्क्वाड बनता है ना 18 मेंबर्स का, वो एक कलेक्शन है, ठीक है कि नहीं? अच्छा साहब, आपके खुद के पास पे भी कलेक्शन होंगे। कई लोगों को शौक होता है कलेक्शन करने का, जैसे कई लोग जो स्टैम्प टिकट्स होती है उसका कलेक्शन करते हैं। कुछ लोग करेंसी होती है ना, जो भी वर्ल्ड जो कंट्रीज है, ऑल कंट्रीज की करेंसी है, उनको कलेक्ट करने का शौक रखते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों का अपना एक शौक होता है, तो वो एक कलेक्शन है, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी कलेक्शन को ही हम स्टडी करेंगे, लेकिन एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन होते हैं। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। पहले ये देख लीजिए, तो सेट क्या है? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। सेट, व्हाट इज सेट? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब आते हैं वेल डिफाइंड पे। ये वेल डिफाइंड क्या है? सिंपली कुछ भी कलेक्ट कर लेना वेल डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो वेल डिफाइंड को समझते हैं। अब मैंने जैसे बात की कि आई हैव टू कलेक्ट ऑल द डेज ऑफ अ वीक। तो ऑल द डेज ऑफ अ वीक मीन्स मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सो वी हैव कलेक्टेड ऑल द डेज। तो अब कोई भी डेज इस कलेक्शन के बाहर नहीं है, आउटसाइड में कोई ऐसा नहीं है जो वीक में डेज कहलाता है लेकिन इस कलेक्शन में नहीं आया, करेक्ट है। या एक और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया AIOU। तो ये जो वॉवेल्स के कलेक्शन है AEIOU, ये जो कलेक्शन है, यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल्स होते हैं उन सबको कलेक्ट किया। मतलब जो अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स है उनको मैंने इसमें कलेक्ट नहीं किया है। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड है वो इसमें नहीं आया है। और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि यस दीज आर दी वॉवेल्स यूज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूनिवर्सली, ओके, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड का मीनिंग हो गया, ठीक है। तो अब एक और एग्जांपल देते हैं वेल डिफाइंड के लिए। जैसे मैंने बोल दिया कि कलेक्शन ऑफ 7 बॉलीवुड सिंगर्स या 3 बॉलीवुड सिंगर, जैसे मैंने सोनू निगम लिया, उदित नारायण और कुमार सानू को ले लिया। तो सोनू निगम, उदित नारायण, ठीक है। तो ये जो सिंगर्स है, ये जरूरी नहीं है कि मुझे अच्छे लगते तो आपको अच्छे लगे। तो इनका जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहलाएगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मुझे अगर सोनू निगम अच्छे लगते तो आपको अरिजीत सिंह अच्छे लगते होंगे। तो अगर मैंने 3 कोई सिंगर्स को कलेक्ट किया और बोला कि ये सेट है सबसे टॉप मोस्ट बॉलीवुड सिंगर के, तो ये सेट नहीं होगा, ये सिंपली कलेक्शन है। इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। बिकॉज जो वेरी गुड वर्ड है ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जबकि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। दीज आर दी वॉवेल्स फॉर ईच एंड एवरीबडी, करेक्ट है। सो दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कलेक्शन, सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज अ सेट। आई होप दैट वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो सेट्स के एलिमेंट कहलाते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सेट के एलिमेंट्स होते हैं, और सेट को हम जनरली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने ये सेट ले लिया x इक्वल टू AEIOU, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि A इज अ एलिमेंट्स ऑफ द सेट X। अब ये क्या है? ये साइन है बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू। तो ये साइन को देख लीजिए, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू और इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। 2 साइन मैंने दिया, एक बिलोंग्स टू का साइन दिया और एक नॉट बिलोंग्स टू का। तो जैसे ये सेट एक्स है, जो सेट्स होते हैं उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और जो एलिमेंट्स होते हैं ना सेट के अंदर में वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल यहाँ तो मैंने AEIOU जो वॉवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट्स के उनको रिप्रेजेंट किया है। सो दिस इज द सेट ऑफ all the vowels used in the English alphabet. So each object in this set will be the elements of the set X. So we can write that A is the element of set
ax, that is A belongs to set x, E belongs to the set x, I belongs to the set x, like that. अगर मैं M की बात करूं, M do not belongs to the set x, M इस सेट का एलिमेंट नहीं है, इसका ये मतलब होगा कि M इस सेट का एलिमेंट नहीं है। तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं और इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, ठीक है। तो जो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना, वो ऐसा हो गया, एक ये ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, इसको हम फ्लावर ब्रैकेट बोलते हैं, फ्लावर ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट का साइन देखा कैसे, ये फ्लावर ब्रैकेट, ठीक है। और इस फ्लावर ब्रैकेट्स में हम जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के, उनको नोट करते हैं, उनको लिस्ट आउट करते हैं, और दो एलिमेंट्स के बीच में ये कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। तो ये तो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, ठीक है। तो सेट क्या है, ये बात हमने समझ ली कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग क्या है वो हमने डीपली देख लिया, ठीक है। फिर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस ब्रैकेट में, इसको फ्लावर ब्रैकेट बोलते हैं। जो ऑब्जेक्ट सेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको एलिमेंट्स ऑफ द सेट बोलते हैं। और अगर ये एलिमेंट्स है इस सेट का तो हम इसको लिखेंगे ए बिलोंग्स टू सेट ए। ये अगर एलिमेंट्स इस सेट का नहीं है तो इसको बोलेंगे एम डू नॉट बिलोंग्स टू सेट एक्स। और ये एलिमेंट्स इस सेट में क्यों नहीं है, क्योंकि वो एक कॉमन प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है। जो वेल डिफाइंड वर्ड है ना, उसका दूसरा मीनिंग ये भी है कि ये कॉमन प्रॉपर्टीज है जिसको वो सारे के सारे एलिमेंट्स फॉलो कर रहे हैं, तभी वो सेट के अंदर है। और जो एलिमेंट्स उस कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे हैं इसीलिए वो सेट के बाहर है। ये वेल डिफाइंड का और दूसरा मीनिंग हो गया, ठीक है। जो कॉमन प्रॉपर्टीज वो सारे एलिमेंट्स के द्वारा पोजेस हो रही है, वो कॉमन प्रॉपर्टीज के कारण ये एलिमेंट्स इस सेट में, और जो उस कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते वो एलिमेंट्स इस सेट में नहीं है। जैसे एम इज नॉट अ वोवेल, सो बिकॉज ऑफ दैट एम इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस सेट। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, ये बात ठीक है साहब। तो अब पहले आते हैं बेसिक सेट्स में। बेसिक सेट्स बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, और लेकिन इनका रिप्रेजेंटेशन मालूम होना चाहिए। एन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पे 3 बिंदु लेके छोड़ देते हैं। इसका क्या मीनिंग है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और ये कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक गया। तो ये एक प्रकार से इन्फिनाइट सेट है, इन्फिनाइट सेट। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में इन्फिनाइट एलिमेंट्स है, तो इसको हम इन्फिनाइट सेट बोलेंगे। And this set of natural number is represented by n, set of natural number, ठीक है, set of natural number। और ये कैसा सेट है, इन्फिनाइट सेट है, ठीक है। लिखे कैसे हमने, ये फ्लावर ब्रैकेट लिया, 1 फिर कॉमा फिर 2 फिर कॉमा फिर 3, और फिर यहाँ से हमने 3 पॉइंट्स दे दिए। 3 पॉइंट्स से इससे ये पता चलता है कि आगे में भी नंबर है और वो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा साहब, फिर आते हैं डब्लू में 0 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाता है सेट ऑफ होल नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स। ये सब आपने पढ़ा है, ठीक है। ये भी एक इन्फिनाइट सेट है। उसके बाद में आते हैं जेड पे, सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स कैसे होंगे, इधर भी नंबर है, ये -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये भी एक इन्फिनाइट सेट है। हाँ, अब देखो ये बड़ा सेट है, इसके कंपेरेटिवली ये बड़ा सेट है, ये बड़ा सेट है इसके कंपेरेटिवली, ये बड़ा सेट है इसके कंपेरेटिवली, ठीक है ना। ये बात समझ लीजिए, यहाँ बहुत सारे एलिमेंट्स है, यहाँ इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ कम एलिमेंट्स है। ये भी इन्फिनाइट सेट है, ये भी इन्फिनाइट सेट है, बट स्टिल वी कैन से दैट दिस सेट। ये ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और नॉर्मली बोर्ड करिकुलम में डिस्कस नहीं होते, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा साहब, तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब दूसरा, इसके बाद में आता है सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। ये हो गया क्यू, ये p by q such that p and q both are integers and q should not be equal to 0। हमने ये सेट को अब इस तरीके से रिप्रेजेंट किया,
P by Q, मतलब set Q is the set of all elements which are in the form of P by Q such that P and Q are both are integer and Q should not be equal to 0. Q should not be equal to 0, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो, जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो, तो आपको ये क्लियर कर लेना है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब आप कैलकुलस में फंक्शन पढ़ेंगे. ठीक है, तो अब आगे यहाँ पे दूसरा ड्रॉबैक्स, 1/0 इज नॉट डिफाइंड इन द रियल नंबर सिस्टम. ठीक है ना, नॉट डिफाइंड है, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, उसके बाद में पी बाई क्यू का फॉर्म में ये देखिए √3/2, ये पी बाई क्यू का फॉर्म है बट नॉट रैशनल. ये रैशनल नहीं है. क्यों रैशनल नहीं है? क्योंकि √3 जो है वो इंटीजर नहीं है, वो इरेशनल नंबर है. √3 इंटीजर नहीं है, वो क्या है? इरेशनल नंबर है. सो देयरफॉर दिस √3/2 दो इन द फॉर्म ऑफ p by q, बट इट इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर. इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर. सेट ऑफ रैशनल नंबर. ठीक है. अब दूसरी बात, सेट को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है? अभी तक के जो सेट रिप्रेजेंट करता था उससे डिफरेंटली मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है. अब ये क्या है? तो ये एक्चुअली में इसको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है ना, हम सेट को, जब सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और सारे एलिमेंट्स को लिस्ट आउट करना पॉसिबल नहीं होता है या एक पैटर्न जनरेट नहीं होता है, जैसे यहाँ पे भी बहुत सारे एलिमेंट्स है, इन्फिनाइट एलिमेंट्स है, बट वी हैव अ पैटर्न टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, that the numbers are the elements which are present over here are like that, 0, then 1, then 2, then 3, then next. We understand now. The next will be 4, the next will be 5, the next will be 6, -1, -2, -3, and we understand that after -3 there will be -4, -5, and like that. So in that way we can represent the set, but here it is not possible to write the particular pattern for representing the set of real number. So such set can be represented in the set builder form. We will see in this class only what is the set builder form, representation of set in the set builder form. In set builder form, normally we represent all the elements by their properties, the common property possessed by all the elements. If the set is represented in such a way, then that set is called as a that we say that the set is represented in the set builder form. तो यहाँ पे क्या हुआ कि this set is the collection of all the elements which are in the form of p by q such that, ये दो बिंदु है ना, वो such that को रिप्रेजेंट करते हैं. such that p and q both are integers and q should not be equal to 0. q should not be equal to 0 के बारे में बता चुका हूँ कि जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो, ये देख लेना कि डिनोमिनेटर 0 ना हो. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्लियर है बात? ठीक है साहब. अब आते हैं सबसे यहाँ पे जो पढ़ने वाले वो बड़ा सेट, रियल नंबर. इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर. सेट ऑफ रियल नंबर. अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? सेट ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है. अच्छा, बात समझ में नहीं है अभी? ठीक है, लोअर क्लासेस में आते हैं. ये आपने रियल नंबर देखा था, रियल नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 and so on. Number goes on increasing this side, number goes on decreasing this side. 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारे रियल नंबर्स हैं. कोई भी दो रियल नंबर के बीच में भी बहुत सारे रियल नंबर्स होते हैं, ये हम जानते हैं. तो इन दैट वे वी रिप्रेजेंट द रियल नंबर लाइन. अब यहाँ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ R से हम रिप्रेजेंट करते हैं. R इज द सेट ऑफ रियल नंबर. और इसको मैंने एक शॉर्टकट नोटेशन भी बताया, -∞ to ∞. अब ये मैंने इसलिए बताया, आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड दिस इन्फिनिटी एंड -∞ आर नॉट द रियल नंबर. ये रियल नंबर नहीं है, बट ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर लाइंग बिटवीन -∞ to ∞. ये इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं, ये सारे इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं, ये इन्फिनिटी की ओर, इधर -∞ की ओर जा रहे हैं. करेक्ट है कि नहीं? हाँ. तो ऑल दोज नंबर्स which are present between -∞ to ∞ are real numbers.
but infinity and minus infinity are not real numbers, they are not defined terms. Infinity and minus infinity are not defined terms. तो जो नॉट डिफाइंड होता है ना, उसको हम सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए इन्फिनिटी लिख देते हैं, बिकॉज इन्फिनिटी भी अपने आप में नॉट डिफाइंड है. गॉट द पॉइंट? So now onwards we will represent the set of real numbers by this open interval minus infinity to infinity or by capital letter R only. ठीक है? Okay, fine. So we have discussed about all the basic sets which we have been learning right from our school education. ठीक है कि नहीं? लेकिन उनको सेट बोलते थे, ये हमें अभी पता चला. ठीक है, ओके साहब, फाइन. तो अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स आते हैं, जो हम देखा था लेकिन उनको नाम नहीं दिया था. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज, दैट इज द रोस्टर फॉर्म, इसी को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और एक अभी भी मैंने देखा था सेट बिल्डर फॉर्म. अब रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड आउट, ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड आउट इन फ्लावर ब्रैकेट. ओके, जैसे मैंने बोला ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल द वॉवेल्स in English alphabet. Okay, we have listed all the elements of the set, so this is roster form. या आप बोलेंगे b is equal to 2, 4, 6 and 8. आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2, 4, 6, 8 and so on. इससे ये पता चल गया कि इसके आगे का एलिमेंट्स क्या होगा. तो ये सब सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में है. ये सब क्या है, रोस्टर फॉर्म में. इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर पॉसिबल टू राइट डाउन, then we will go for the roster form the set. तो एलिमेंट्स अगर कम है तो हम तो रोस्टर फॉर्म में ही उसको राइट डाउन करते हैं. समटाइम्स क्या होता है कि एलिमेंट्स को लिस्ट आउट करना पॉसिबल नहीं होता. जैसे मैंने सेट ऑफ रैशनल नंबर में देखा था, तो रैशनल नंबर में हमने क्या देखा था कि ये p बाई क्यू सच दैट p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो अब मैंने इसको कैसे लिख रहा है कि q इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q. ये एलिमेंट्स है. ये एलिमेंट्स कैसा है कि p और q दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो ये एक प्रॉपर्टी मैंने मेंशन की है. ये प्रॉपर्टी इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब पोजेस कर रहे हैं, सब इस कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं. और वो जो एलिमेंट जो इस सेट में नहीं आ रहे, इस कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए वो सेट में नहीं है. क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म. तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है हमको, सेट में जितने भी एलिमेंट प्रॉपर्टी फॉलो होती है उस कॉमन प्रॉपर्टी को मेंशन करना है, वो हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म. फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, बी इज द एलिमेंट, बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स x such that x equal to 2n n belongs to natural numbers. तो अब इसमें मैंने कैसे लिखा है कि ये सभी एलिमेंट जो 2 के मल्टीपल्स में, 2 के मल्टीपल्स में मतलब x इक्वल टू 2n एंड n इज अ नेचुरल नंबर. या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 2n n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5. एक और कंडीशन मैंने पोज कर दी. अभी क्या था, ये इन्फानाइट सेट था. जब n नेचुरल नंबर होता था तो सारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर इन्फानाइट सेट है, तो ये भी एक इन्फानाइट सेट होता था. अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, ये इन्फानाइट नहीं फाइनाइट सेट है. क्या कर दिया है कि n सिर्फ 1 से लेके 5 के बीच का है, इंक्लूडिंग 1 और 5. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा. ठीक है, तो 2, 4, 6, 8 और 10 को बेटर होता हम रोस्टर फॉर्म में लिखते, क्योंकि एलिमेंट्स बहुत कम है तो रोस्टर फॉर्म को यूज़ कर लेंगे. और अगर एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है या फिर उनको एक किसी खास वे में नहीं रिप्रेजेंट किया जाता तो उनकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लिस्ट आउट कर देंगे, तो वहाँ हम सेट बिल्डर फॉर्म यूज़ करेंगे. आई होप दैट ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा. ठीक है, तो ये था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म. तो सेट क्या है ये हमने देखा, ये कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का. ठीक है कि नहीं? फिर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या है इसके बारे में हमने देखा. सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से,
जो ऑब्जेक्ट सेट में प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ये भी बात क्लियर हो गई, ठीक है। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको लिस्ट आउट कर देते हैं, और ये लिस्ट आउट करने के लिए अगर एलिमेंट्स कम है तो हम रोस्टर फॉर्म को प्रीफर करते हैं। अगर एलिमेंट ज़्यादा है या फिर एलिमेंट्स को लिस्ट आउट किया जाना इम्पॉसिबल है किसी वे में, तो हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का क्या तरीका होता है, हम उसको इस वे में लिखते हैं कि एक एलिमेंट, जनरल एलिमेंट ले लिया एक्स, और यहाँ पे ये दो कॉलम लगा दिया, इसको सच दैट बोल सकते हैं आप, और फिर ये एलिमेंट जो कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं ना उसको लिखते हैं। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो आगे के जितने भी सेट, ये तो बेसिक सेट्स हो गए, अब आगे के जितने भी सेट्स होंगे ना नॉर्मली हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखेंगे। आगे बात समझ में? तो ये था हमारा माय डियर स्टूडेंट्स रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब मैं क्या करता हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे जाते हैं और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे आते हैं उनके ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो कन्वर्टिंग, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना रह गया। क्वेश्चन ये देखते हैं, राइट डाउन, ये इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन दिस सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब मुझे सेट बनाना है, जो भी लेटर्स इसमें यूज हुए इस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री में उसका। तो अब मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ ना वो जरा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, केयर करना है आपको। वो पॉइंट्स कैसा है देखेंगे। मान लीजिए सेट ए है, तो यहाँ पे आ जाएगा टी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब सेट के बताने वाला हूँ। टी आर, फिर आ गया ये आई, फिर जी, ये ओ, ये एन। अब ये वो वापस से लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, ओ एक बार लिख चुके हैं तो ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर एम, ठीक है, फिर ई, टी आ चुका है, आर आ चुका है, और ये वाई। अब मैंने क्या बोला है, सेट में जो रिपीटेड लेटर्स है उनको लिखने की जरूरत नहीं, जो रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो वी ऑलवेज राइट ऑल द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट, रिपीट नहीं करना है, करेक्ट है। तो ये बात एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ये होता है ना, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, या इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सेट। तो ये होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट। तो जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट सेट में प्रेजेंट होंगे वो उसका कार्डिनल नंबर होगा। तो इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ इसको हम बोलेंगे कार्डिनल पॉइंट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट और ऑर्डर ऑफ ए सेट। क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ ए सेट या कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो क्योंकि 9 डिस्टिंक्ट लेटर यहाँ यूज हुए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने इसको ओ को वापस यहाँ लिखता था, टी को वापस यहाँ लिखता था, तो मेरे को अगर वो ओ और टी एक बार और काउंट हो जाते थे तो ये 11 आ जाता, जो कि रॉन्ग है। number of distinct elements present in the set is called as the order of set. So it is better to write all the distinct elements present in the set always. अगर कोई सेट में एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है तो उसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका कार्डिनल नंबर करेक्ट वे में आ जाएगा। अब ये कार्डिनल नंबर ही करेक्ट वे में नहीं आता अगर ये प्रॉब्लम को नहीं देखा तो। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, राइट डाउन द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलिए फाइंड आउट करिए। यस, व्हाट इज द आंसर, प्रोबेबिलिटी। तो मैंने सेट को नाम दे दिया ए, तो पी आ जाएगा, आर आ जाएगा, ओ आ जाएगा, पी, ए भी ठीक है, फिर बी नहीं आएगा, आई,
L, फिर I नहीं आएगा, T एंड Y। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, ठीक है, ऑल आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो N ऑफ A इज 9, हो गया। तो ये करेक्ट वे में हमने प्रोबेबिलिटी लिख लिया, प्रोबेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो लिख लिया, ये सेट इस प्रकार से होगा, ठीक है। आई होप दैट ये पॉइंट्स क्लियर होगा। तो दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया है उसको एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब भी हम सेट्स को लिखते हैं तो उसमें जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट प्रेजेंट है उसी को नोट डाउन करते हैं, ठीक। एक और चीज, और जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स प्रेजेंट है सेट में उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द सेट या कार्डिनल पॉइंट ऑफ द सेट, ठीक है। तो यहाँ हमने सेट्स के बारे में इतना ही देखना है। अगले लेक्चर में मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे जाते हैं उसके ऊपर प्रॉब्लम कराता हूँ, ठीक है। थैंक यू।